नमस्कार, आप सभी का चार कवि गोष्ठी में बहुत-बहुत स्वागत है। ये हमारी जून माह की चार कवि गोष्ठी है और हर बार की तरह हमारे पास 4 बहुत अद्भुत कवि हैं। आज की गोष्ठी का हमारा जो एक अलग एंगल ये है कि हमारे पास जितने कवि जुड़े हैं, वो सब भारत में हैं। अक्सर भारतीय होते हैं, लेकिन आज वो भारत में ही हैं। एक कवि बैंगलोर में, एक उत्तर प्रदेश में, एक महाराष्ट्र में और एक हरियाणा में। तो हमारी साथ हम यूएसए में बैठी हूँ मैं और हमारे साथ जो भारत है ऐसा लग रहा है वो जुड़ गया है। मैं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और साथ ही बिना किसी विलंब के अपने पहले कवि को आमंत्रित करती हूँ। ये जो ऑर्डर है ऐसा नहीं है कि किसी को पहले या बाद में, जो मुझे मेरी स्क्रीन पे पहले दिख रहे हैं मैं उन्हें बुला रही हूँ और वैसे वो हमारे अग्रज भी हैं डॉक्टर नवल किशोर भामड़ा जी। उनका बहुत-बहुत स्वागत है। नवल किशोर भामड़ा जी का परिचय जितना मर्ज़ी जितना समय अगर शायद मैं 1 घंटे तक भी बोल सकती हूँ, बहुत लंबा परिचय है। ये प्रतिष्ठित कवि हैं और आलोचक हैं। इनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हैं। हिंदी के समीक्षक हैं और ये बहुभाषी हैं। जब मैं पढ़ रही थी इनके बारे में, तो मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा था कि आप हमारी चार कवि गोष्ठी में आए हैं। भामड़ा जी हिंदी, संस्कृत, अंग्रेज़ी और यहाँ तक कि रूसी भाषा को भी जानते हैं। और वैसे तो ये अजमेर के रहने वाले हैं और अजमेर गवर्नमेंट कॉलेज में मैं बताना चाहूँगी कि गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर में मैं भी एक बार गई थी और मुझे वहाँ कविता प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिला था। मुझे याद नहीं मैं मिली अच्छा, थी या नहीं हाँ, लेकिन हम एक उसका संयोजन मैं ही करता था। अच्छा तो एक बार हम मैरीलैंड में मिले थे यहाँ पर अमेरिका में एक राइट, जी, कॉन्फ्रेंस में। जी, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी और और आपने दीदी वहाँ पर गंतव्य कविता सुनाई थी शायद सूरज वाली जिसमें आपको प्रथम पुरस्कार मिला। अरे वाह! जी, तो बिल्कुल वैसे ठीक बोला है विदित ने मैंने गंतव्य कविता ही सुनाई थी। आपने पहली बार वो कविता वही सुनी थी। जी, और हमारे बीच में नवल जी आए हैं, उसका श्रेय मैं देना चाहूँगी लावण्य शाह जी को। लावण्य शाह जी हमारी पिछली बार की 4 कवि में से एक कवयित्री थीं। उन्होंने वो इनकी बेटी के संपर्क में हैं जो ओहायो में ही रहती हैं, तो उन्होंने कहा कि भई आपको मेरी फ्रेंड हैं, उनके पापा को ज़रूर बुलाना है और पता चला कि उनके पापा और मेरे पापा भी फ्रेंड ही हैं और जी, तो नवल भामड़ा जी एक और सभी को मैं बताना चाहूँगी मैंने जो ईमेल किया उसमें मैंने नाम थोड़ा गलत लिख दिया, भामरा हो गया बट इनका नाम है नवल भाभड़ा जी। तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है, आप आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, अभिनंदन। अ, मैं गीत, गजल और मुक्त छंद की कविता तीनों लिखता हूँ। अ, कविता और समीक्षा मेरा मुख्य क्षेत्र है लेखन का, सृजन का। पहले एक गीत प्रस्तुत करता हूँ जो कई बार रेडियो, टीवी से भी आया हुआ है और बहुत लोकप्रिय गीत है। इसकी मूल संवेदना यह है कि नफरत भले ही एक तरफा हो सकती है, बैठा बैठा कुटता रहे आदमी, लेकिन जो प्रेम है, प्यार है, वो दुतरफा होना चाहिए। देखिए, गीत प्रस्तुत है कि मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, दो कदम तुम भी तो चलकर पास आओ, दो कदम तुम भी तो चलकर पास आओ, कि है लिपि पोती चमक बाहर गजब की, पर चेतना के
कक्ष में गहरा अंधेरा है, लिपि पोती चमक बाहर गजब की, पर चेतना के कक्ष में गहरा अंधेरा, और भीतरी कलियां खिलाने के लिए तो चाहिए संवेदनाओं का सवेरा, चाहिए संवेदनाओं का सवेरा। तो आरती का दीप मैं लेकर खड़ा हूँ, स्नेह की बाती संजो कर तुम जलाओ, दो कदम तुम भी तो चलकर पास आओ। दूसरा बंद कि एक से मिल एक दो होते गणित में, प्यार का गणित अलग होता है, कि एक से मिल एक दो होते गणित में, पर प्यार में 100 भी मिले तो एक होता, प्यार में 100 भी मिले तो एक होता, और जिंदगी व्यापार की पोथी नहीं है, इन लकीरों का अलग ही लेख होता, इन लकीरों का अलग ही लेख होता। तो द्वार पर दिल के मैं दस्तक दे रहा हूँ, दिल के दरवाजे की बेल बजा रहा हूँ, कि द्वार पर दिल के मैं दस्तक दे रहा हूँ, तो तुम मुझे मनुहार से भीतर बुलाओ, तब आऊंगा, कि तुम मुझे मनुहार से भीतर बुलाओ, 2 कदम तुम भी तो चलकर पास आओ। अंतिम, ये सारे जो भेद हैं, अंतर है, ये बाहर के हैं, भीतर सब एक है। कि पीर तेरी है मगर है अश्रु मेरे, पीर तेरी है मगर है अश्रु मेरे, है अलग चेहरे मगर वही है अलग चेहरे मगर दर्पण वही है, और एक ही लय बह रही सब धड़कनों में, एक ही लय बह रही सब धड़कनों में, प्रार्थनाएं हैं पृथक अर्पण वही है, प्रार्थनाएं हैं अलग अर्पण वही है। तो गीत मेरे हैं मगर हैं सुर तुम्हारे, गीत मेरे हैं मगर हैं सुर तुम्हारे, तो तुम भी मेरे साथ थोड़ा गुनगुनाओ, तुम भी मेरे साथ थोड़ा गुनगुनाओ, 2 कदम तुम भी तो चलकर पास आओ, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, पर 2 कदम तुम भी तो चलकर पास आओ। वाह वाह, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा। वाह। आत्मविश्वास बहुत है प्यार में, तुम मुझे मनुहार से अंदर बुलाओ। वाह। गीत के बाद एक मुक्त छंद की कविता प्रस्तुत करता हूँ, जी, जिसका शीर्षक है यह है मेरा मनुष्य, यह है मेरा मनुष्य। देखिएगा तो नहीं आ रहा मेरा प्रोग्राम कि यह जो देश और काल के विराट आयामों में सांसों की डोर से बंधी है, वह इस छोटे से आदमी की जिंदगी है महान। ये जो देश और काल के विराट आयामों में
सांसों की डोर से बंधी है, वह इस छोटे से आदमी की जिंदगी है महान, जिंदगी है महान। आंसुओं से धुली, पसीने से लथपथ, माटी से सनी, आंसुओं से धुली, पसीने से लथपथ, माटी से सनी, यह जिंदगी मेरी अपनी है, मेरे मनुष्य की, मेरे मनुष्य की। मनुष्य जो रूप रंग रस गंध का एक मांसल गुलदस्ता है, मनुष्य जो रूप रंग रस गंध का एक मांसल गुलदस्ता है, ये सारी सृष्टि से महंगा है पर एक रोटी से सस्ता है। ये सारी सृष्टि से महंगा है पर एक रोटी से सस्ता है। ये सारा जो ठाठ है, ये सारा जो ठाठ है, सभ्यता संस्कृति का, ज्ञान विज्ञान दर्शन चिंतन मनन का, सिलसिला कला का, रूप सौंदर्य के भोग का, घुटन का, हवन का, तपन का, रोमांचित सिहरन का, हवन का, तपन का, रोमांचित सिहरन का, ये सारा ठाठ राग और विराग का, रंगोली और फाक का, निर्माण का ध्वंस का, कृष्ण और कंस का, निर्माण का ध्वंस का, कृष्ण और कंस का, छल का, कपट का, आग की लपट का, छल का, कपट का, आग की लपट का, ये सारा ठाठ इसी छोटे से आदमी का है। ये सारा ठाठ इसी बौने से आदमी का है। अपनी सुलगी वासनाओं की आंच से, ध्यान दीजिएगा, ये अपनी सुलगी वासनाओं की आंच से पोर पोर तांचा हुआ, अपनी इच्छाओं की आंखों आखर आखर बांचा हुआ, अपनी इच्छाओं की आंखों आखर आखर बांचा हुआ, मेरा यह मनुष्य कभी एक पामर है पातकी कुटिल खल कामी, कभी एक पामर है पातकी कुटिल खल कामी, तो कभी एक संत है, ऋषि है, महात्मा है नामी, महात्मा है नामी। ये मेरा मनुष्य पाप और पुण्य से परे है, पाप और पुण्य से परे है। ये वह पाप है जिसकी आंखों में पुण्य छलकता है, ये वो पाप है जिसकी आंखों में पुण्य छलकता है, और यह वह पुण्य है जिसकी रगों में पाप खून की रफ्तार की तरह बहता है, खून की रफ्तार की तरह बहता है। इस विवेकशील बावरे की हर मुद्रा पर मुग्ध हूं मैं, इस विवेकशील बावरे की हर मुद्रा पर मुग्ध हूं मैं। इसकी कमजोरी, लाचारी, बेबसी, घुटन, संत्रास और टूटे सपनों की छटपटाहट से, इसकी कमजोरी, लाचारी, बेबसी, घुटन, संत्रास और टूटे सपनों की छटपटाहट से, इसके थके कदमों की निरंतर आहट से, इसके थके कदमों की निरंतर आहट से मुझे प्यार है, मुझे प्यार है। इस लघुकाय विराट की संचित सिद्धियों पर मेरा सब कुछ निसार है, इस लघुकाय विराट की संचित सिद्धियों पर मेरा सब कुछ निसार है। ये धरती पर कुदरत का सबसे अनमोल उपहार है, कुदरत का सबसे अनमोल उपहार है। इसलिए मैं नहीं तू है, इसलिए मैं नहीं तू है, तू नहीं है, मैं हूं, मैं मनुष्य हूं, तेरा हूं, तू मनुष्य है, मेरा है, तू मनुष्य है, मेरा है। अनंत काल से सिलसिला है सांझों का और हर सांझ के बाद सवेरा है, अनंत काल से सिलसिला है सांझों का और हर सांझ के बाद सवेरा है। वाह! बहुत, बहुत ही अच्छा।
देखिए 2 कविताएँ और 1 गीत था, दोनों ही एकदम अलग-अलग शेड्स की, ऐसा लगा कि किसी और कवि ने एक कविता लिखी और किसी और ने दूसरी। बहुत ही सुंदर, धन्यवाद। इससे हमें समझ आता है कि हर तरफ आपकी पहुँच है। तो नवल जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने माय प्लेज़र, थैंक यू, चैट में धन्यवाद। जी, चैट में भी कई लोग बोल रहे थे, रितेश राय जी कह रहे थे, वाह! बहुत खूब। और मैं अक्सर अपने जो सुनने वाले होते हैं, उनका नाम लेती हूँ, पर देखिए आज जो हमारे ये 4 कवि हमारे साथ जुड़े हैं, शायद वो इतने पॉपुलर हैं कि आज लगभग 40 के करीब लोग जुड़े हैं, तो मैं सबका नाम नहीं ले पाऊँगी, पर जो भी श्रोता हैं, जो अपने-अपने कवि को भी सुनने आए हैं, वो बाकी 3 कवियों को भी ज़रूर सुनें। तो अब मैं बुलाना चाहूँगी हमारे अ, शायद किसी को म्यूट करने की ज़रूरत है। जी, ये तकनीक में ऐसा होता रहता है। अब मैं बुलाना चाहूँगी हमारे बीच मुंबई से उपस्थित मंजू जी को। मंजू बेन लोधा, लोधा या लोढ़ा, मैं लोढ़ा। शायद जी। और मैंने अभी नाम देखा, भामरा जी की बेटी, भाबड़ा जी की बेटी रुचि जी ने अभी जॉइन किया है, तो अब उनको रिकॉर्डिंग सुननी पड़ेगी पापा की सुनने के लिए। जी, पर अब मैं बुलाना चाहूँगी हमारे बीच उपस्थित मंजू लोधा जी को। उनकी क्या तारीफ़ की जाए? क्योंकि मंजू जी एक फिलैंथ्रोपिस्ट हैं और हर क्षेत्र में मैं उनके बारे में जब पढ़ रही थी, जान रही थी, तो वो जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं लोग, उनकी मदद करती हैं, उन बच्चों को पढ़ाने में सहायता करती हैं, उन स्त्रियों को काम देने में सहायता करती हैं, साथ ही घरों का भी निर्माण कराती हैं। एक इनकी एनजीओ है, जिसका नाम लोधा फाउंडेशन है, वो भी उसकी ये चेयरपर्सन हैं। साथ में कवयित्री हैं, कविता लिखती हैं, लेख लिखती हैं, कहानियाँ लिखती हैं और ये बहुत अच्छी सखी भी हैं, क्योंकि मैं पुनः लावण्य जी पे आती हूँ, उन्होंने ही मुझे मंजू जी से मिलवाया और लावण्या शाह जी ने ही कहा कि भई मेरी सहेली हैं जो बहुत अच्छी हैं, उनको तो तुम्हें बुलाना ही होगा। और मेरा ये 4 कवि गोष्ठी का सौभाग्य कि मंजू जी जैसी समाज सेविका और कवयित्री हमसे जुड़ रही हैं। तो मंजू जी, बिना किसी विलंब के मंच आपका है। आपका बहुत-बहुत स्वागत। नमस्ते, मंच को प्रणाम करती हूँ और आस्था जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज इस मंच से आपने मुझे जोड़ा और ज़्यादा ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ लावण्या दीदी का कि उनकी वजह से ही मैं आपसे मिल पाई हूँ। जी। कि मुस्कुराती हुई ज़िंदगानी चाहिए, आज कुछ ऐसी रवानी चाहिए, सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए, एक उसकी मेहरबानी चाहिए। कोरोना के संक्रमण काल से पूरा विश्व गुज़र रहा है और आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में आनंद पूर्वक होंगे, सुख पूर्वक होंगे। माहौल कैसा भी क्यों ना हो, मन में आशा का एक दिया जलाकर हमें रखना ही चाहिए कि अपनी आँखों में रंगीन ख्वाब सजाए रखिए, अपने होठों पर मुस्कुराहट के 100 गुलाब खिलाए रखिए। वक़्त अच्छा हो या बुरा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, खुद को खुद के दिल की राजधानी का शहंशाह बनाए रखिए, शहंशाह बनाए रखिए। आस्था जी, मैंने आज तक वाह! गीत कभी नहीं गाया है, पहली बार मैं आपके पटल से गीत गाने की कोशिश करती हूँ। अरे वाह! ठीक है? हाँ जी, स्वागत है। हाँ जी। कहीं पे बहुत डिस्टर्बेंस है आस्था जी? हाँ। सभी लोगों से अनुरोध करती हूँ, सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमन है और प्लीज़ अपने आप को म्यूट कर दें ताकि आप मेरी बात को अच्छे से सुन सकें। तो मैं गीत आपके पटल पर मैंने नवल जी को गीत गाते देखा तो मेरा भी मन हो गया कि मैं गीत गाऊँ और पहली बार किसी पटल से मैं गीत गाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी आवाज़ बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन आप सुन स्वागत लीजिएगा। है, स्वागत है। कभी तुम चुप रहो, कभी मैं चुप रहूं, कभी हम चुप रहें, खामोशियों को करने दो बातें,
ये खामोशियां भी बहुत कुछ कह जाती हैं, जो हम ना कह सके वह भी कह जाती हैं, कभी तुम चुप रहो। आओ आज यूं ही बैठे, एक दूजे की आंखों में डूबे, उस प्यार को महसूस करें जो जुबां पर कभी आया ही नहीं। कभी तुम चुप रहो, आओ हम तुम नदी किनारे, हाथों में हाथ दे चहलकदमी करें, मुद्दतों से जो सोया था ऐसा, उस तपिश की गर्माहट को महसूस करें, कभी तुम चुप रहो। आओ आज छेड़े कोई ऐसा तराना, जो धड़कनों में बस जाए, बिन गाए बिन गुनगुनाए, संगीत की लहरियों में हम डूब जाए, कभी तुम चुप रहो। चुप रहना कोई सजा नहीं, चुप रहना एक कला है, जो बिना कहे सब कुछ कह जाए, वह प्यार तो पूछा है। कभी तुम चुप रहो, कभी मैं चुप रहूं, कभी हम चुप रहें, कभी हम चुप रहें। आप आपको देखकर नवल जी कोशिश की एक गीत गाने की, शायद आप लोगों को पसंद आया हो। और अब मैं बहुत अपनी एक सुंदर। रचना कहना चाहती हूँ नारी पर। सबसे पहले एक मैंने अभिलाषा लिखी थी, उसकी थोड़ी सी पंक्तियां कहती हूँ कि 20वीं और 21वीं सदी में सम्मानित सामंजस्य करो, भारतीय संस्कृति हो जीवन शैली पर दुनिया के साथ मिलाकर कदम चलो, थक कर जब घर अपने आऊं पति के साथ मैं भी गर्म चाय का प्याला पाऊं, दुनिया के दायित्व कर्म से कभी नहीं मैं जी चिराऊं, बेटी पत्नी और माँ बहना का भलीभांति कर्तव्य निभाऊं, निज आजादी के साथ साथ रिश्ते नातों का फर्ज निभाऊं, पर जीवन का सम्मान रहे, अपने ढंग से खुद मैं जीऊं, आज तलक इतिहास लिखा गया पर अब मैं खुद इतिहास बनो, पशुवत जीवन से घृणा रही है, चाह यही इंसान बनो, मानवता का मार्ग पकड़कर नई सदी में कदम धरो, कली फूल सा सुरभित जीवन सुगंध जहां मैं बिखराऊं, प्रकृति सुंदरी की गोदी में सम्मानित होकर सो जाऊं, सम्मानित होकर सो जाऊं। तो उसी विषय पर कि आज की नारी क्या चाहती है, उस पे मैंने एक कविता लिखी है, वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ कि बहुत अच्छी। मैं एक नारी हूँ, सदियों से अपनी परंपराओं को निभाया है, उसके बोझ को अकेले ढोया है, इस पुरुष प्रधान समाज ने हरदम हमको दोयम दर्जे पर रखा है, अपनी ताकत को हम पर आजमाया है, पर अब मुझे दूसरा दर्जा पसंद नहीं, मैं अपनी शर्तों पर जीना चाहती हूँ, हक और सम्मान के साथ रहना चाहती हूँ, मेरी सहृदयता को मेरी कमजोरी मत समझो, मैं परिवार को न संभालती, बच्चों की परवरिश न करती, बुजुर्गों की सेवा न करती, पति को स्नेह प्रेम न देती, तो क्या ये समाज जिंदा रहता? मैं कोमल हूँ पर कमजोर नहीं, अगर कमजोर होती तो क्या ये नाजुक कंधे हल चला पाते, पहाड़ों की उतार चढ़ाव पर काम कर पाते, घर और बाहर की दोनों दुनिया क्या ये संभाल पाते, मेरे त्याग को तुमने मेरी कमजोरी समझ लिया, घर परिवार बचाने की भावना को मेरी मजबूरी समझ लिया, अब नारी पुरुष के अहम को न पोसती तो पुरुष आज कहाँ होता, पुरुष के बाहरी दुनिया के परेशानियों को वह न हरती तो पुरुष कहाँ होता, हमें तो परमात्मा ने अपने गुणों से रंगा है, अपनी भावनाओं से हमें गढ़ा है, इसलिए हम सिर्फ कल्याण करना चाहती हैं, इसलिए पुरुष से कहीं कहीं पायदान ऊंची होकर भी उनके सामने नतमस्तक हो जाती हैं, क्योंकि झगड़ना हमें पसंद नहीं, इसलिए हमें सिर्फ स्नेह ममता प्रेम हम बांटती हैं, फिर कहूंगी इसे हमारी कमजोरी मत समझो, घर की आधारशिला समझो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि जिस घर को मैंने खून से सींचा
उस पर मेरा अधिकार ही नहीं, नाम पट्टिका पर मेरा नाम ही नहीं, अब घर हम दोनों का साझा होगा, नेम प्लेट पर सिर्फ मेरा ही नाम होगा। मुझे कतई पसंद नहीं कि मैं अपनी पसंद का भोजन न करूं, अपनी मर्जी से कहीं नहीं आ जा पाऊं। अब मैं भरपूर पल-पल जीना चाहती हूँ, हवाओं में उड़ना चाहती हूँ, सारे बंधन, सारी पाबंदियों की बेड़ियों को तोड़, मुक्त आकाश में स्वच्छंद पक्षी की तरह उड़ना चाहती हूँ। मैं सिद्ध कर चुकी हूँ अपने आप को, अब कोई अग्नि परीक्षा नहीं, कोई जंजीरों की बेड़ियां नहीं। परिवार की जिम्मेदारियों के साथ-साथ खुद के प्रति जिम्मेदारी निभाना चाहती हूँ। खुद की मनपसंद बनकर, खुद की पीठ थपथपाकर हरदम खुश रहना चाहती हूँ। मुझे पसंद नहीं सिर्फ तुम्हारी तकलीफों को सुनो, सिर्फ तुम्हारे दुखों की भागीदार बनो। अब मैं तुम्हारे सुख की मैं साझीदार होना चाहती हूँ। घर के सभी मसलों में मेरा भी मत रखना चाहती हूँ। मुझे तुम अनदेखा अब न कर पाओगे, हर कदम पर मेरी उपस्थिति दर्ज रहेगी। सोच लो आज से हम कदम, हम सफर हैं, जितना जीने का तुमको हक है, उससे कम मुझे स्वीकार नहीं। युद्ध क्षेत्र से लेकर आसमानी यात्रा में हमने अपना परचम फहराया है, अपनी बुद्धिमत्ता का लोहा मनवाया है, दुनिया को दिखलाया है, किसी से हमारा कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि हम किसी से कम नहीं हैं, हम किसी से कम नहीं हैं। तो ये एक मेरी रचना थी और मैंने बहुत कुछ जैसे कि मैंने देश के सैनिकों के लिए भी बहुत लिखा है और एक छोटी-सी रचना सिर्फ समय है तो मैं खाली एक सैनिक पत्नी की व्यथा को आपके समक्ष रखना चाहती हूँ कि कभी-कभी मेरे दिल में ये ख़्याल आता है कि इस बार जब तुम आओगे, तुम संग उन सारी यादों को फिर से जियूँगी, जो हमारे नए-नए प्रणय की खुशबू थे। इस बार तुमको जल्दी न जाने दूँगी, जिद करके रोक लूँगी। भगवान से प्रार्थना करूँगी कि कुछ दिनों के लिए सारे मोबाइल और टेलीफ़ोन बंद हो जाएँ, कोई घंटी हमें परेशान न करे। तुम संग मैं पल-पल जीना चाहूँगी, वक़्त को अपनी मुट्ठी में बाँध लूँगी। पर ये कहाँ संभव है? सपनों की दुनिया जब हकीकत की सख्त चट्टान से टकराती है, तो सारे के सारे काश बिखर जाते हैं। टुकड़े नश्तर की तरह चुभने लगते हैं। तुम्हारा इंतजार करते हुए बुढ़े माता-पिता हैं, भाई-बहन, बच्चे, दोस्त, यहाँ तक कि पूरा गाँव है। मेरे हिस्से के समय में तो न जाने कब घंटी घनघना उठेगी और सरहद से तुम्हारा बुलावा आ जाएगा। मैं नहीं जानती, बस जानती हूँ तो इतना कि तुम संग बिताए छोटे-छोटे पलों को भी अपने दिल की कोठरी में कैद कर लूँगी और उसी के सहारे फिर एक बार इंतजार की लंबी घड़ियाँ काट लूँगी, इंतजार की लंबी घड़ियाँ काट लूँगी। तो ये मेरी सब नारी को लेकर आज मैंने कुछ रचनाएँ आपके समक्ष प्रस्तुत की। वैसे मैं प्रोफ़ेशनल कवि या कवयित्री नहीं हूँ। बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई थी, बस किताबें पढ़ने का शौक था और उसी ने मुझे जीवित रखा और आज उसी की वजह से मैं इस मंच पर कुछ बोलने लायक बन सकी और इसकी वजह भी ये थी कि आस्था जी जब बचपन में हमारे लिए हमारा गाँव ही जो होता था स्विट्ज़रलैंड और लंदन होता था, हम अक्सर गाँव जाते थे और जो गर्मियों की छुट्टियाँ होती थी तो छत पर सोते थे और आसमान में तारों को तकते थे। एक दिन माँ ने देखा बोली बेटा क्या कर रही हो? मैंने कहा माँ आसमान में चमकते हुए तारों को देख रही हूँ। तब मेरी कम पढ़ी लिखी माँ ने जीवन का एक मर्म मुझे समझाया कि बेटा सिर्फ चमकते हुए तारों को मत देखो, स्वयं तारा बनो और सितारा बनकर चमको, सितारा बनकर वाह! चमको। और माँ की वो बात आज भी इस मानस पर अंकित है और छोटी-छोटी कोशिशों के माध्यम से मैं उसे उनके नाम को जिंदा रखने की एक कोशिश कर रही हूँ और आपने इस पटल पर मुझे आमंत्रित किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत-बहुत आपका धन्यवाद। बहुत सुंदर। मंजू जी बहुत ही मज़ा आया आपको सुन के। जब मैं मंजू बेन के बारे में पढ़ रही थी तो लग रहा था ये इतना कुछ कैसे कर सकती हैं? पर इन्होंने इतना कुछ बता दिया बहुत थोड़े से समय में तो मुझे समझ में आ गया कि इनकी पूरा व्यक्तित्व ही ऐसा है कि ये बहुत छोटे से समय में भी बहुत कुछ कर सकती हैं। आपने अपने बारे में बताया, हमने आपको जाना, बहुत अच्छा लगा और और एक और चीज़ कहूँगी, मैं जी, जो भी पटल से जुड़े हैं उनको कहूँगी कि अभी संघर्ष का समय है, लेकिन उसको आप संघर्ष मत मानिए, अपना नज़रिया बदलिए और संघर्ष बना लीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। वाह, वाह! संग रहकर हर्ष, वाह! यस। बहुत अच्छा। तो
मंजू जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी आप क्योंकि काव्य पाठ कर चुकी हैं, आप ज़रूर अपने चैट पढ़िएगा क्योंकि लगातार बहुत लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, जो भी हमारे श्रोतागण हैं और सभी जो श्रोतागण हैं, वो खुद भी अम काफ़ी बड़े-बड़े लेखक हैं, कवि हैं, तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मंजू जी। हमने इतनी-सी देर में जाना कि आपकी यात्रा कहाँ से शुरू हुई और आप संघर्षरत हैं और देखिए आप अपने फाउंडेशन की चेयरपर्सन हैं, तो ज़रूर आप तो कंधे से कंधा मिलाकर चल ही रही हैं जी। और आप वो सितारा जो आपकी माँ ने आपको बनने के लिए कहा था, बन ही चुकी हैं। अब मैं अपने आज के 4 कवि गोष्ठी के तीसरे सितारे को बुलाना चाहूँगी, जिनका नाम है डॉक्टर विदित अहलावत। मैं इसलिए जिसका बोल रही थी क्योंकि कॉलेज में डॉक्टर विदित मेरे जूनियर थे, तो और वो मुझे दीदी बोलते हैं अब। हमारे कॉलेज में एक बड़ी अजीब-सी आप मुझे परंपरा अब थी भी कि जिसका 1 बोल साल भी सकते हो आस्था दी। सीनियर हो, तो उन्हें मैम बोला जाता था। तो अब वो मैम वाला प्रथा ना रह के अब वो मुझे दीदी बोलते हैं इसलिए, लेकिन डॉक्टर विदित अहलावत दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं और अपने छात्रों के बीच में बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं और ये एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, इनका यूट्यूब चैनल है। मुझे माफ़ करना विदित, तुम्हारे चैनल का नाम मुझे नहीं पता है, तो वो जब आप आएँगे यहाँ पर तो बताइएगा। और विदित और मैं जब हम कॉलेज में थे, हम साथ में कविता प्रतियोगिता और वाद-विवाद प्रतियोगिता में जाया करते थे और अक्सर ऐसा होता था कि हम पक्ष-विपक्ष में होते थे। विदित साथ ही साथ बहुत अच्छे पिता और पति भी हैं। उनके 2 प्यारे-प्यारे से बच्चे हैं और ये जैसे हमारे बीच में योगाचार्य धनंजय जी बैठे हैं, विदित भी योग में विश्वास रखते हैं और योग करते हैं। अब बाकी इनकी कविताएँ मैंने अपने कॉलेज के समय में और यदा-कदा फ़ेसबुक पे पढ़ती रहती हूँ। वो बहुत अचकचा रहे थे कि आप मुझे क्यों बुला रही हैं? पर क्योंकि उनकी कविताएँ सीधे मन से, वैसे कविता तो निकलती ही मन से है सबकी ही, तो इनकी जो कविताएँ हैं वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। विदित अहलावत, आपका स्वागत है, आप आएँ। आपका शायद कैमरा ऑन नहीं है। मेरा ऑन है दीदी, आवाज़ आ रही अच्छा, है? जी। जी, मेरा ऑन है, आपको दिखाई दे रहा हूँ। जी, थोड़ी आपकी आवाज़ कम आ रही है। विदित ओके, ओके। हरियाणा में रहते हैं। मंच पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और जैसा कि अभी आस्था दी ने बताया कि कॉलेज में मेरी सीनियर थी और मैं तो आज भी ये कहूँगा कि ये आज भी मुझे जिसका बुला सकती हैं या ज़रूरी नहीं है कि मुझे जिनका कहें क्योंकि मैं बहुत मानता हूँ आपको। और मैं इस मंच पर सबसे पहले ये बता दूँ कि मैंने जितना भी बोलना सीखा है, हालाँकि मैं स्कूल टाइम में भी बोलता था मंच पर, लेकिन स्कूल टाइम की जो शैली थी, जो बोलने के हाव-भाव थे, कॉलेज में आकर आप जिस मैच्योरिटी के लेवल तक आपको बोलना होता है, वो मैंने आस्था दी से ही सीखा। अरे! चाहे डिबेट हो, चाहे कविता बोलना हो, मैं अपने मन से कहता हूँ कि मैं आज तक आस्था दी मैं आपका ही अनुसरण करता हूँ, कविता को बोलने में अब भी तो और विदित तुम्हें बहुत अच्छा बोलना पड़ेगा। खैर मैं आपका अनुसरण करता हूँ, मैं भी आपके लेवल तक पहुँच नहीं पाया हूँ आस्था दी। और इवन अगर मैं कहूँ तो मंच संचालन भी मैं आपको देख-देख के सीखा। स्कूल के समय में हम अलग तरीके से करते थे, आवाज़ और भाव भंगिमाएँ, लेकिन आपसे वाक़ई में सीखा और हर कोई आपसे सीख सकता है, आप बहुत बड़ी प्रेरणा हैं। और मैं ये भी बता दूँ श्रोताओं को कि जहाँ तक पढ़ाई की बात है तो आप यूनिवर्सिटी टॉपर थे और आप कविता और वाद-विवाद प्रतियोगिता में हमेशा प्राइज़ जीत कर लाते थे, फर्स्ट या सेकंड, और कविता में तो हमेशा फर्स्ट। तो चलिए, मैंने चलिए, आपसे अभी पर ये बहुत 4 कुछ कवि सीखा। गोष्ठी तुम्हारे लिए है। आप जी, हमारे आज के कवि हैं, तो आप अपनी कविता सुनाएँ। जी। जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और मेरी छोटी-छोटी 4-5 कविताएँ हैं और मैं उन्हें ही आप सभी के समक्ष रखना चाहूँगा। सबसे स्वागत। पहले मेरी सबसे पहली मेरी कविता का शीर्षक है मेरी आस्थाएँ। जन्म से पूर्व ही मेरी आस्थाएँ निर्धारित थी। मेरा प्रेम
और मेरी नफरतें, सब कुछ तय था। कहाँ मुझे झुकना है, कौन मेरे आदर्श है, किस राह पर मुझे चलना है, किस आराध्य को मानना है, सब कुछ तय था। कहाँ नफरतें उगलनी है, किस धर्म को स्वीकारना है, कहाँ सजदा करना है, किस भाषा को पूजना है, सब कुछ तय था। जो मेरे अनुसार नहीं है, जो मेरे धर्म को नहीं मानता, जो मेरे भगवान को नहीं पूजता, उसका विरोध करना है, ये सब कुछ तय था। तय थी मेरी जमीन, तय था आसमान, तय थी मेरी प्रार्थना। तय थी मेरी जमीन, तय था आसमान, तय थी मेरी प्रार्थनाएं, सब कुछ तो तय था। पर मैं नहीं चाहता कि आने वाली पीढ़ियां भी पंगु बने इस तयशुदा जमीन पर। पर मैं नहीं चाहता कि आने वाली पीढ़ियां भी पंगु बने इस तयशुदा जमीन पर। मैं नहीं चाहता कि बनी बनाई लीक पर चलता रहूं जीवन भर। मैं तो चाहता हूं कि जिंदा रहूं वहां। मैं तो चाहता हूं कि जिंदा रहूं वहां जहां कुछ भी तय न हो मेरे जन्म से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। धन्यवाद। अभी मेरी दूसरी कविता है। ये 2-3 कविताएं एक ही थीम की हैं, छोटी-छोटी हैं, जिनमें जो जब भी रेप की खबरें सुनते हैं, जैसे पहले आसिफा का हुआ, प्रियंका रेड्डी का हुआ, तो तब तक मैंने ये कविताएं कभी-कभी फेसबुक पर डाली। छोटी-छोटी कविताएं हैं, जिनमें एक बच्ची अपनी पापा से क्या गुहार लगाती है, या अपनी पापा से क्या प्रार्थना करती है, या अपने मन की बात कहती है। तो तीनों ही कविताएं एक पुत्री की अपने पिता के लिए हैं। मेरी उनमें पहली कविता है कि बेटी की पापा को पुकार। पापा, तुमने मुझे रंगों की पहचान कराई। तुमने मुझे रंगों की पहचान कराई, रंगों को प्यार करना भी सिखाया, पर मुझे अभी तक नहीं सिखाया एक बलात्कारी के आंखों के रंग को पहचान। ये भी सच है कि तुमने मेरे ख्वाबों को पंख दिए ताकि मैं उड़ सकूं गगन में, पर तुमने मुझे बलात्कारी की हवस को पकड़ना कभी नहीं सिखाया। तुमने मुझे हंसना सिखाया, खिलखिलाना सिखाया, ताकि गूंज जाए मेरी खनक भीड़ के शोर में भी, ताकि गूंज जाए मेरी खनक भीड़ के शोर में भी। पर क्या मुझे बलात्कारी के होठों की हंसी को कभी पहचानना सिखाया? कब तक मुझे यूं ही सुरक्षित रखोगे अपने पाश में? सिखला दो ना मुझे उसके स्पर्श को, उसकी हंसी को पहचानना, और उसकी आंखों के रंग को भी, ताकि मैं महसूस लूं उसे दूर से ही और हो जाऊं सुरक्षित समय रहते। वाह। मेरी इसी कड़ी की दूसरी कविता है जी। इसका शीर्षक है इबादत। इसमें एक पुत्री अपने पापा से कहती है, पापा, तुमने कहा था बड़ी इबादत से मिली हूं मैं। पापा, तुमने कहा था बड़ी इबादत से मिली हूं मैं। तो लो, उड़ा दी मैंने वो सारी इबादतें तुम्हारे साथ मिलकर। तो लो, उड़ा दी मैंने वो सारी इबादतें तुम्हारे साथ मिलकर। अब मत कहना कभी कि मुझे सहेज कर रखोगे तुम राजकुमारी बनाकर। तुम्हारी राजकुमारियां न मंदिरों में सुरक्षित हैं, न मस्जिदों में। वजूद तो मेरा न गिरजाघरों में बख्शा जाएगा, और न ही गुरुद्वारों में, न ही मोटर कारों में, और न ही घर के भीतर। जीवन के धूप छाही रंग मेरे लिए नहीं है। युगों से पुरुष मेरा निर्माता है, युगों से पुरुष मेरा निर्माता है। कुछ समय के लिए भूल गई थी मैं, अचानक आसिफा ने चिल्लाकर याद दिला दिया मुझे। तो चलो, बहुत सुंदर, बहुत तो चलो आज मिलकर उड़ाते हैं आपकी इबादतें। तो चलो आज मिलकर उड़ा देते हैं आपकी सारी इबादतें, सारी प्रार्थनाएं, सारी आस्थाएं, ताकि मुझे कभी भ्रम में न रख सको तुम, मुझे कभी भ्रम में न रख सको। बहुत बहुत अच्छी। इसी कड़ी की तीसरी कविता है, जिसमें फिर एक बच्ची अपने पापा को से गुहार लगाती है। इसका शीर्षक है चीख। पापा, उसने मुझे छुआ, मैंने सोचा इंसान होगा वो आपके जैसा। पापा, उसने मुझे छुआ, मैंने सोचा इंसान होगा वो आपके जैसा। उसने प्यार किया मुझे, तो सोचा मैंने उसकी भी होगी बेटी मेरी जैसी। तो सोचा मैंने कि उसकी भी होगी बेटी मेरे जैसी। आपने सिखाया क्यों नहीं मुझे स्पर्श का फर्क?
उसके पंजों और दांतों से पता चला मुझे कि वो इंसान नहीं था। उसके पंजों और दांतों से पता चला मुझे कि वो इंसान नहीं था। फिर मेरे वश में नहीं था वो, मैं ही थी उसके वश में। हाँ पापा, फिर मेरे वश में नहीं था वो, मैं ही थी उसके वश में। आपने सुनी ही नहीं मेरी अंतिम चीत्कार, मत देना मुझे जन्म अब कभी। आपने सुनी ही नहीं जब मेरी अंतिम चीत्कार, तो मत देना मुझे जन्म अब कभी। अगर नहीं सुन सकते मेरी आवाज, अगर गलती से भी हो जाऊं पैदा, अगर गलती से भी हो जाऊं पैदा, तो सिखा देना मुझे स्पर्श का अंतर। कम से कम समय रहते चीख तो सकूं मैं, कम से कम समय रहते चीख तो सकूं। बहुत बढ़िया विजय, बहुत अच्छी। बहुत ही सुंदर, और मीन्स आंख में आंसू आ गए ऐसी कविता। बहुत और धन्यवाद, वेरी धन्यवाद आप टचिंग, सभी का। बहुत बहुत रियलिस्टिक। सचमुच आंख में पानी बहुत आ अच्छी कविता विदित, बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और एकदम अभी सटीक मैं आज अपनी के माहौल के लिए, क्योंकि मतलब बेटियों को हमको अभी देना ही होगा ये गन, और उनको सिखाना होगा सेल्फ डिफेंस, और एक एक बेटी को। हाँ विदुर जी बहुत सुंदर, अब कभी थोड़ी दर्दनाक भी थी, पर ये तो हकीकत है जो आजकल हो रही है। हमें उस सोशल इनजस्टिस के लिए लड़ना होगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी का। तो बहुत अच्छी बहुत मैं- बढ़िया तुम्हारी इस तरह रचना पर कि तुमने अभी मैं मुझे पंख सौंपे हैं, जी जी तुमने मुझे पंख सौंपे हैं और कहा विस्तृत वितान है। पंख पसारे मैं आतिर हूँ, पर उड़ान में विघ्न नदान। वाह! ये विदित, मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपने अभी राकेश खंडेलवाल जी को सुना, जो कि जी। हमारे मैरीलैंड, डीसी, वर्जीनिया और यूएसए के बहुत बड़े गीतकार हैं, और ये बहुत अच्छी टिप्पणियाँ भी देते हैं कि अपनी रचना को कैसे और निखारा जाए। और साथ ही जी, आपने जी। अशोक बत्रा जी को भी सुना, अरुणा गुप्ता जी और जी, जी। मंजू श्रीवास्तव जी, आपके और मेरे दोनों के सर हरीश नवल जी, सभी ने आपको जी। बहुत ज़्यादा साधुवाद दिया है, और ये सभी खुद भी रचनाकार हैं। जी, जी। मैं और विद्युत जी आप को ये सर को बताना जानते हैं। चाहता आप हूँ कह कि रहे थे मैं कि मैं कवि नहीं हूँ। विद्युत जी, मैं कवि तो नहीं हूँ, लेकिन मैं लीगल प्रैक्टिस करता हूँ और मैंने सेक्सुअल अब्यूज के काफी केसेस हैंडल भी किए हैं। जी, जी, ये अशोक बत्रा जी हैं। चलिए, तो विदित सर। आप एक और अपनी छोटी-सी कविता सुना जी, दें, जी। उसके बाद फिर हम अपनी गीतकार को बुलाएँगे। जी, दीदी। जी। मेरी अंतिम कविता है बगैर तुम्हारे। ये थोड़ी-सी जो मैंने अब तक कविताएँ सुनाई हैं, उनसे थोड़ी अलग है, लेकिन ये भी मुक्त छंद की ही कविता है। बगैर तुम्हारे। बेपनाह से लगते हैं ये रास्ते, बेपनाह से लगते हैं ये रास्ते, ये पगडंडियाँ बल खाती हुई भ्रमित कर जाती हैं मंजिलों को भी। ये पगडंडियाँ बल खाती हुई भ्रमित कर जाती हैं मंजिलों को भी, बगैर तुम्हारे। हवाएं जैसे कब्र में लटकी हैं, हवाएं जैसे कब्र में लटकी हैं, बाहरी झील में फेंका, गहरी झील में फेंका हुआ कंकड़ भी जैसे निस्पंद है। हवाएं जैसे कब्र में लटकी हैं, गहरी झील में फेंका हुआ कंकड़ भी जैसे निस्पंद है। पक्षियों की आवाजें, दरख्तों की छांव और इनके ऊपर से गुजरते हुए बादलों का भंवर बिलबिला रही हैं सब। पक्षियों की आवाजें, दरख्तों की छांव और इनके ऊपर से गुजरते हुए बादलों के भंवर बिलबिला रही हैं सब, बगैर तुम्हारे। दम घुटता है मेरा, उखड़ी सी सांस भी थरथराती है। दम घुटता है मेरा, उखड़ी सी सांस भी थरथराती है। रेल की पटरी की मानिंद एहसास भी बोना हो जाता है सृष्टि का, बगैर तुम्हारे। एहसास भी बोना हो जाता है सृष्टि का, बगैर तुम्हारे। तुम हो, तुम हो तो ऊष्मा है सृजन की, तुम हो तो ऊष्मा है सृजन की। ये बहुत धुंधले अच्छे। मोड़, ये धुंधले मोड़, ये नंगे पैर, ये धुंधले मोड़, ये नंगे पैर, सब में खनक है मृदंग की, सब में खनक है मृदंग की, खनक है मृदंग। धन्यवाद। वाह! बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। विदित, आप भी, मैं जैसा मंजू जी को कह रही थी, जो आप
टेक्स्ट आ रहे हैं आपके लिए, जो मैसेज आ रहे हैं चैट में, वो ज़रूर पढ़ें, क्योंकि एक-एक जी, मैसेज मेरे लिए पढ़ना संभव नहीं होगा। आज हमारे श्रोता जी, बहुत अधिक हैं, उन सबका भी धन्यवाद। सभी आपको साधुवाद दे रहे हैं और मैं अपने आप को थपथपा रही हूँ कि मैंने आपको बुलाया और आपकी कविता सुनने का और सभी श्रोतागणों को भी सुनने का मौका मिला, जी, सोचने के मैंने लिए पहले बाध्य ही बता किया। चुका था कि सच में आपसे सीखा है। और देखिए, क्योंकि हमने साथ में ही कॉलेज बिताया है, तो जब ये प्रेम कविता सुना रहा था, तो मुझे तो इसकी वाइफ़ का चेहरा सामने आ रहा था। हम हिंदू कॉलेज में थे और वो मिरांडा हाउस में थीं और ये दोनों मिलते थे, हमें पता चलता था। जी, और ये इसीलिए मैंने कहा था कि ये बहुत अच्छे पिता और पति भी हैं। तो ख़ैर, अगर नॉस्टैल्जिक होने लगें तो बहुत कुछ याद आएगा। जी, अभी मैं अपनी जो चौथी कवयित्री हैं, आज के 4 कवि सम्मेलन की, उनको आमंत्रित करती हूँ और मैं उन्हें सबसे बाद में इसलिए आमंत्रित कर रही हूँ, क्योंकि हमारे श्रोतागण में सबसे अधिक जो श्रोता हैं, वो उन्हीं को सुनने के लिए आए हैं और जो धनंजय जी हैं, उनका पहले धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने रचना तिवारी जी से मेरा परिचय कराया। मैं उन्हें वैसे तो नहीं जानती व्यक्तिगत रूप से, लेकिन उन्होंने ही काफ़ी समय पहले मुझे कहा था कि जब भी भारत से अगर आप कवि बुलाएँ, तो रचना जी को ज़रूर बुलाइएगा। और रचना जी आई हैं और उनकी लोकप्रियता देखिए कि हमारे साथ अ, अन्य भी यूरोप से भी लोग जुड़े हैं उनको सुनने के लिए। वो एक गीतकार हैं और सोनभद्र उत्तर प्रदेश में रहती हैं। उनके 6 गीत संग्रह प्रकाशित हैं और ये दक्षिण भारत में इन्होंने हिंदी का प्रचार-प्रसार बहुत किया है और हर संभव जो मीडिया है, उसमें इनके गीत, चाहे वो समाचार पत्र हों, पत्र-पत्रिकाएँ हों या फिर वो दूरदर्शन हो या वो रेडियो हो, सभी में ये इनके जो गीत हैं, वो प्रचलित हैं और रचना जी, मेरा बहुत-बहुत सौभाग्य है कि आप यहाँ पे आई हैं हमारे बीच में। तो रचना जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले हम बहुत ज़्यादा बात ना करके सीधे हम अपने गीतों पे आएँगे, क्योंकि जी, समय बहुत हो चुका है और मुझे लगता है कि मेरे हिस्से का समय बस बचा हुआ है। जी। तो अपने हिस्से के समय में हम चाहते हैं कि सिर्फ़ गीत ही पिला कर के जाएँ, इस 4 कवि गोष्ठी के पटल को। और बहुत-बहुत आभार इस पटल का, जिसने मुझे आमंत्रित किया और इस आमंत्रण में सेतु बनने के लिए हम यहाँ से अपना बहुत-बहुत साधुवाद भेजना चाहते हैं धनंजय जी को। मुझे वो दिख रहे हैं, उनका चेहरा दिख रहा है यहाँ से और कि उन्होंने मेरा नाम दिया और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये पटल 4 कवि गोष्ठी के नाम से है ज़रूर, लेकिन हम आज देख रहे हैं कि ये कहीं न कहीं एक वैश्विक पटल बनकर के इस समय उपस्थित हुआ है और हो रहा है। ये जो घट रहा है, ये कितना अच्छा मुझे लग रहा है और मेरे जैसे गीतकार के लिए तो सिर्फ़ एक व्यक्ति ही हो और कविता को समझने वाला हो, तो वही बहुत बड़ी बात हो जाती है। यहाँ तो इतने सारे लोग, इतने सारे पारखी हमारे राकेश खंडेलवाल जी, धनंजय कुमार जी, सुधांशु शुक्ला जी वहाँ पोलैंड से उपस्थित हैं और आदरणीय हरीश नवल जी भी दिल्ली से देख रहे हैं। तो छोटे-मोटे हिंदुस्तान में एक पूरा विश्व समाया हुआ है, तो आज का ज़रूर ये पटल एक स्मरणीय पटल होगा, मुझे उम्मीद है। देखिएगा एक गीत अभी सबने कोरोना की बात की, हमने भी कोरोना में कुछ गीत ऐसे आशावादी लिखे, मैंने देखा कि जो भी लोग मेरे संपर्क में हैं, वो बड़े निराश हैं, बहुत निराश हैं। जी। तो हमने गीतों से ही उनके अंदर एक आशावाद का दीप जलाया। वो गीत पर आइए सीधे और गीत को देखिए और गीत को पढ़िए। सुनिए जी। आप लोग। सागर में तूफान उठा है, सागर में तूफान उठा है, उथल-पुथल से मत डर जाना, माझी नैया
पार लगेगी बीच भंवर में मत घबराना, माझी नैया पार लगेगी। और अगर मेरा गीत अच्छा लगता है तो वहां से मौन ही सही, आवाज तो नहीं आएगी लेकिन प्रतिक्रिया दें आप लोग तो मुझे अच्छा लगेगा। माझी नैया पार लगेगी बीच भंवर में मत घबराना, सागर में तूफान उठा है, सागर में तूफान उठा है, उथल पुथल से मत डर जाना, माझी नैया पार लगेगी बीच भंवर में मत घबराना, माझी नैया पार लगेगी बीच भंवर में मत घबराना। माना की धारा उल्टी है, लहरों की भी मनमानी है, रातें कितनी ही काली हों किंतु सुबह आनी है। माना की धारा उल्टी है, लहरों की भी मनमानी है, रातें कितनी ही काली हों किंतु सुबह आनी है। इतना भी आसान नहीं है, इतना भी आसान नहीं है, सबका एक साथ मर जाना, माझी नैया पार लगेगी बीच भंवर में मत घबराना। इतना भी आसान नहीं है, इतना भी आसान नहीं है, सबका एक साथ मर जाना, माझी नैया पार लगेगी बीच भंवर में मत घबराना। मौसम कुछ नाराज है लेकिन सुबह शाम का क्रम जारी है, मौसम कुछ नाराज है लेकिन सुबह शाम का क्रम जारी है, सूरज डुबा दिया है उसने ये बदली का भ्रम भारी है, सूरज डुबा दिया है उसने ये बदली का भ्रम भारी है। दुनिया रंगमंच है प्यारे, दुनिया रंगमंच है प्यारे, दुनिया रंगमंच है प्यारे, लगा रहेगा आना जाना, माझी नैया पार लगेगी बीच भंवर में मत घबराना, सागर में तूफान उठा है, सागर में तूफान उठा है, उथल पुथल से मत डर जाना, माझी नैया पार लगेगी बीच भंवर में मत घबराना। और गीत का अंतिम मंत्र देखिए, हवा में इतना जोर नहीं है, चारों दिशा उड़ा ले जाए, हवा में इतना जोर नहीं है, चारों दिशा उड़ा ले जाए, उजड़े हैं कुछ नीड़ परंतु ऐसा नहीं कि बस ना पाए, उजड़े हैं कुछ नीड़ परंतु ऐसा नहीं कि बस ना पाए, फिर बगिया में हलचल हो
होगी, फिर बगिया में हलचल होगी, फिर बगिया में हलचल होगी, फिर भौरा होगा दीवाना, माझी नैया पार लगेगी, बीच भंवर में मत घबराना। दुनिया रंगमंच है प्यारे, लगा रहेगा आना जाना, इतना भी आसान नहीं है सबका एक साथ मर जाना, माझी नैया पार लगेगी, बीच भंवर में मत घबराना। सागर में तूफान उठा है, उथल पुथल से मत डर जाना, माझी पार बहुत अच्छे बहुत अच्छे सुंदर, रचना बढ़िया जी। गीत रहा रचना जी, बहुत बढ़िया गीत है। बहुत सुंदर रचना। बहुत बढ़िया सुंदर। मैम, बहुत 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 बढ़िया। बहुत और सही। बढ़िया। सुबह रचना शाम जी का बहुत की अच्छा कर्मचारी लग रहा है और है। बदली का बहुत भ्रम भारी सुंदर। है। गीत बहुत का बढ़िया मन बात रख के आप लोग गीत को सुन रहे हैं नहीं और मुझे नहीं भी अच्छा लग रहा है आपको सुना के। देखिएगा ऐसे ही कुछ एक गीत और देखिएगा इसी रचना वातावरण जी में लिखा आपके हुआ, गीत के लिए एक बोल लेकिन सकती हूँ रचना जी। कैसा विसंगतिपूर्ण मुखड़ा है इसका, ये देखिएगा। जी। आज असमंजस के इस वातावरण में क्या किस तरह से हम किन रास्तों से गुजर रहे थे और कैसी सोच से गुजर रहे थे, किन परिस्थितियों से गुजर रहे थे जिस पर एक भी शब्द टिप्पणी करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। जिस दौर से अभी हिंदुस्तान गुजरा है, मुझे लग रहा है यूएसए भी गुजरा है, और कितनी हलचल थी। हम एकदम स्थिर हो गए थे, हैंग हो गए थे वातावरण में। उस स्थिति में हम क्या सोच रहे थे, ये गीत देखिएगा। आज असमंजस के इस वातावरण में रोते रोते मुस्कुराने का समय है। आज असमंजस के इस वातावरण में रोते रोते मुस्कुराने का समय है। पास आने के लिए मत छटपटाओ। धनंजय जी, भारत आने के लिए इतना उतावले मत होइए, आपके लिए ये पंक्तियां दे रहे हैं। आज असमंजस के इस वातावरण में रोते रोते मुस्कुराने का समय है। पास आने के लिए मत छटपटाओ। दूर से ही याद आने का समय है। पास आने के लिए मत छटपटाओ। दूर से ही याद आने का समय है। आज असमंजस के इस वातावरण में रोते रोते मुस्कुराने का समय है। देखना इस रात को पी जाएगा सूरज किसी दिन, बस भरोसे का दिया जलता रहेगा तेल के बिन। देखना इस रात को पी जाएगा सूरज किसी दिन, बस भरोसे का दिया जलता रहेगा तेल के बिन। आपदाएं हर सदी का सच रही है। आपदाएं हर सदी का सच रही है। धैर्य की बाती जलाने का समय, धैर्य की बाती जलाने का समय है। आस असमंजस के इस वातावरण में रोते रोते मुस्कुराने का समय है। ऐसे झटके आंधियों के, ऐसे झटके आंधियों के टिक नहीं पाते बहुत दिन। वक्त
के ऐसे थपेड़े रुक नहीं पाते, बहुत दिन ऐसे झटके आंधियों के टिक नहीं पाते, बहुत दिन वक्त के ऐसे थपेड़े रुक नहीं पाते, बहुत दिन जो उड़े थे आसमां पर घर बनाने, जो उड़े थे आसमां पर घर बनाने, नीड़ में अब लौट आने का समय है, नीड़ में अब लौट आने का समय है, आज असमंजस के इस वातावरण में रोते रोते मुस्कुराने का समय है, पास आने के लिए मत छटपटाओ, दूर से ही याद आने का समय है, ध्वंस का निर्माण तय है, वक्त की हर धार तय है, ध्वंस का निर्माण तय है, वक्त की हर धार तय है, फिर से अपनी राह पर लौटेगा ये संसार तय है, वक्त का निर्माण तय है, वक्त की हर धार तय है, फिर से अपनी राह पे लौटेगा ये संसार तय है, सांस की इस जंग में जीत तो या हारो, सांस की इस जंग में जीतो या हारो, जिंदगी को आजमाने का समय है, जिंदगी को आजमाने का समय है, आज असमंजस के इस वातावरण में रोते रोते मुस्कुराने का समय है, पास आने के लिए मत छटपटाओ, दूर से ही याद आने का समय है, दूर से ही याद आने का समय है, दूर से ही याद बहुत बहुत अच्छे रचना जी, बहुत अच्छे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी, रचना जी, मैं गैलरी व्यू कर रही हूँ और आपको दिखाना चाहूँगी कि सभी आपके लिए कितना प्रशंसा कर रहे हैं और देखिए हमारे बीच में धनंजय जी हैं, जिनका बहुत-बहुत शुक्रिया कि उन्होंने रचना जी से हमें मिलवाया और उनके इतने सुंदर गीत हम सुन पाए। तो धनंजय जी आपका विशेष धन्यवाद और मैं जल्दी से अपने सभी श्रोताओं का एक बार नाम ज़रूर लेना चाहती हूँ। राकेश जी हैं जो हर बार नियम से आते हैं, उनकी उपस्थिति की इतनी आदत हो गई है कि आज मैं घबरा रही थी कि हमने सुबह किया है, वो काम पे जाएँगे पर संयोग ऐसा रहा कि वो काम से जल्दी वापस आ गए हमारा कार्यक्रम सुनने के लिए। तो श्रोतागणों में चारुलता जी भी हमारे साथ हैं, सुधांशु जी पोलैंड से जुड़े हुए हैं, इंदिरा जी, मंजू श्रीवास्तव जी जो यहाँ की बड़ी कवयित्री हैं और हरीश नवल जी और उनकी पत्नी स्नेह सुधा जी, कांता बरमेचा जी, अशोक जी और अलका बत्रा जी। एक नाम मुझे सिर्फ देवी दिख रहा है और देखिए हमारे सिर्फ यूएसए के ही नहीं, हमारे अग्रज हिंदी साहित्य, उर्दू साहित्य, अंग्रेजी साहित्य सत्यपाल आनंद जी ने हमें आज इस चार गोष्ठी में ज्वाइन किया है सुनने के लिए, तो उनका बहुत-बहुत धन्यवाद। उनके लिए तो जी ये तो हमारा सौभाग्य ही है कि वो सुन रहे हैं हमें, इतने बड़े साहित्यकार हैं। नीतू जैन जी, महेंद्र ठाकुर जी, मीनाक्षी जी, हिना पारेख जी, रितेश राय जिनको मैं नहीं जानती, मैं जानती हूँ कि वो किसी न किसी अपने एक कवि को सुनने आए हैं, उनका बहुत-बहुत धन्यवाद है। पुष्पा दशोत्तर जी और अजय दशोत्तर जी हर महीने आते हैं सुनने, वो मैरीलैंड में रहते हैं। मिनी नायर जी, अरुणा गुप्ता जी की मैं शिष्या भी हूँ, उनकी कलीग भी रही हूँ और उनकी बेटी भी हूँ, तो वो भी आई हैं। वो हिंदी पढ़ाती हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में।
रजनी संचेती जी, अशोक शिंदे जी, सुधांशु शुक्ला जी, आपका तो मैंने अभी नाम लिया ही, और मुझे लग रहा है शायद मैं फिर से नाम पढ़ रही हूँ, अमन राय जी, प्रोफेसर श्रीराम शर्मा जी, मन्नू जी, मंजू सुराना जी, लक्ष्मी नायडू, बीना कोलकर जी जो हमारे मैरीलैंड और वर्जीनिया में हिंदी से जुड़े कई कार्यक्रम कराती हैं और खासकर बच्चों को हिंदी पढ़ाने में बहुत ज़्यादा योगदान से ज़्यादा उनको बूस्ट देती हैं, वो भी जुड़ी हुई हैं। रजनी जी, अशोक शिंदे जी, और अगर मैं किसी का नाम, सुहानी सिंह जी, अगर मैं किसी का नाम लेना भूल रही हूँ या मुझसे छूट गया है तो मेरी तरफ से माफ़ी है। लेकिन बहुत बहुत अच्छा लगा आज चारों कवियों को सुन के, और ऐसे कवि जो अलग-अलग शेड्स से आए हुए हैं और अलग-अलग भारत के प्रांत से भी आए हुए हैं। उनका बहुत-बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मेरा आमंत्रण स्वीकार किया, समय स्वीकार किया। जो सभी लोग जुड़े उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर से मिलेंगे अगले महीने किन्हीं और धन्यवाद 4 आस्था जी। कवियों के साथ अपनी प्रणाम। जुलाई की 4 कवि गोष्ठी में। नमस्ते।